नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो थर्मल फिजिक्स में जैसे कि आप लोग जानते हैं हम पढ़ रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने कार्नोट साइकिल तक चीज़ें कवर की थी, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था, कार्नोट साइकिल पढ़ी थी। और हमने टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम भी हमने पढ़ा था। और हमने क्या जाना था, हमने एफिशिएंसी भी निकाली थी, है ना। हमने एफिशिएंसी निकाली थी यूजिंग टीएस डायग्राम। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम एंट्रोपी चेंज पढ़ेंगे, किसमें, हीट ट्रांसफर एंड फेज ट्रांजिशन। तो ड्यूरिंग दीज टू प्रोसेसेस, ठीक है ना, ड्यूरिंग दीज रिवर्सिबल प्रोसेसेस हाउ एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस विल बी स्टडीड टुडे। ठीक है ना, तो वो हमें पढ़ना है। तो उस आगे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ एक छोटा सा चीज़ जो हमने पीछे कवर किया था। तो हम जानते हैं यदि सपोज डेल की अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, ठीक है ना, और रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एट टेम्परेचर टी, जो ये रेशियो होता है ये हमारे पास क्या होता है, एंट्रोपी चेंज। समझ में आया, ध्यान रखना है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इरिवर्सिबल में मैं ऐसे नहीं लिख सकता। समझ में आया, तो ये हमने जाना था, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, दूसरा, ठीक है, ये हो गया पहली तो बात ये। दूसरा ये, यदि हम साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, किसकी, साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस की यदि हम बात करें, तो जो ये इंटीग्रल हम लिखेंगे, तो जो डेल क्यू आर अपॉन में टी जो होगा, ठीक है, ये क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आया मैंने क्या बताया, ठीक है ना। जो ये इंटीग्रल होगा डेल क्यू आर अपॉन में टी जो है साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये कितना आएगा हमारे पास, जीरो। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंट्रोपी चेंज इन साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो। या मैं कह सकता हूँ, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ds लिख सकता हूँ, वो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल s लिख सकता हूँ, है ना। ये कितना आएगा मेरे पास, जीरो आएगा। ठीक है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसलिए डेल s लिख दिया। अन्यथा मैं ध्यान रखना कि इसमें और इंटीग्रेशन यदि मैं करूं डेल क्यू अपॉन में टी, ये क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। ये और ये चीज़ इक्वल नहीं होते। इक्वल कब होंगे ये दोनों इक्वल तब होंगे जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, और जब साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। समझ में आया मैंने क्या कहा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ध्यान रखना, इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन टी को मैं डेल एस नहीं लिख सकता, किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं लिख सकता। ठीक है, तो छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है, रिवर्सिबल प्रोसेस में सपोज डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन और रिजेक्टेड टू द सिस्टम एट टेम्परेचर टी, इट इज इक्वल टू डी एस। समझ में, एक तो बहुत ये ध्यान रखो। दूसरा, साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस की यदि मैं बात करूँ तो जो कंप्लीट चेंज आएगा एंट्रोपी में, ठीक है ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, वो क्या होगा, दिस इंटीग्रल विल इक्वल टू जीरो। या मैं कह सकता हूँ इसको, इस इंटीग्रल को मैं डेल एस लिख सकता हूँ इन केस ऑफ रिवर्सिबल ओनली। समझ में, इरिवर्सिबल के केस में इस इंटीग्रल को मैं डेल एस नहीं लिख सकता। समझ में आए चीज़ें, तो ये ध्यान रखना। वो चीज़ें खैर हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, तो हम आज कुछ और रिवर्सिबल प्रोसेस की मैं जैसे बात कर रहा था, तो हमें एंट्रोपी में चेंज देखना है। तो हम हीट ट्रांसफर कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सपोज हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जब हीट इज एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम अ सिस्टम रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या होगा, जो चेंज होगा एंट्रोपी में। समझ में आया, तो मैं क्या लिखूंगा, अब देखो हम साइक्लिक प्रोसेस नहीं ले रहे हैं, सपोज कोई प्रोसेस हुआ होगा, मान लो ए से बी गया है, ठीक है, तो डेल क्यू अपॉन में टी आ जाएगा। समझ में आया, इफ डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है ऐड की गई होगी सिस्टम में और या रिजेक्ट की गई होगी, ठीक है, तो मान लो कितनी रिजेक्ट की गई है या ऐड की गई है, क्यों, अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हुआ है। तो देखो ध्यान से समझो, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन टी तो बाहर आ जाएगा ना, टी तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है। समझ में आया, मान लो कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ है ए टू बी, समझ में आया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी मेरे पास बाहर आ गया, तो ठीक है, तो डेल क्यू को इंटीग्रेशन जब हम करेंगे डेल क्यू का, तो क्यों आ जाएगा। अब क्यों जो मेरे पास है, इट कैन बी पॉजिटिव यदि हीट ऐड हुई है सिस्टम में, और इट कैन बी नेगेटिव, ये इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन टी भी आ सकता है इफ सिस्टम से हीट क्या हुई है, रिमूव हुई है। तो क्यों जो है, हीट इज ट्रांसफर टू द सिस्टम, पॉजिटिव लेंगे, और हम निकालेंगे सिस्टम से तो नेगेटिव लेंगे। समझ में आया, तो ये हीट ट्रांसफर सिस्टम कैसे हम निकालेंगे, चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने जाना। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो। समझ में आया, टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेल क्यू हो गया अपॉन में टी हमारे पास है, तो सपोज टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, सपोज T1 से टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया, तो उस केस में हम इस इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, आज ही के लेक्चर में हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, सपोज लिक्विड से सॉलिड बन गया या सॉलिड से लिक्विड बन गया या गैस बन गया, तो इन तीनों में क्या होता है, फेज ट्रांजिशन होता है। समझ में आया,
ठीक है, तो वही चीज़ हमें करनी है। तो जनरली फेज ट्रांजिशन ओकर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर ही तो होता है। इट इज़ एन आइसोथर्मल आइसोबैरिक प्रोसेस। अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, वाटर है, ठीक है ना, समझ में आया। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, और टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इतने टेम्परेचर पे तो वाटर क्या कर जाता है, बॉईल कर जाता है। समझ में आया मैंने क्या बताया, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वाटर आइस से किस में बदल जाता है, वो जो सॉलिड से किस में बदल जाता है, लिक्विड में। आइस जो होती है वाटर में बदल सकती है, और वाटर आइस में बदल सकता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ही तो हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, फेज ट्रांजिशन हो रहा है। तो फेज ट्रांजिशन में हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज। समझ में आया। तो ये सारे आइसोथर्मल प्रोसेस ही तो हुए मेरे पास। अब देखो जैसे फेज चेंज की यदि मैं बात करूँ, तो सपोज सॉलिड से लिक्विड जाए या लिक्विड से सॉलिड हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मेल्टिंग है ना, मेल्टिंग में यही तो होता है, आप किसी भी चीज़ को क्या कर दो, मेल्ट कर दो। तो मेल्ट में क्या होता है, हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिक्विड मिल जाएगा। तो हमने सॉलिड से किस में बना दिया, लिक्विड। तो m किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस मेल्ट्स एट ए टेम्परेचर T1, ठीक है, समझ में आया। तो सॉलिड जब मेल्ट करेगा, तो मेल्ट तक कब करेगा, जब उसमें आपको हीट देनी पड़ेगी। सपोज डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, और मास कितना है सॉलिड का, m मास है, समझ में आया। और L1 इज द लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, या हम कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इट इज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक T टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाता है सपोज। तो मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, mL1/T, यही तो आएगा। ये मेरे पास क्या है, डेल क्यू। अब देखो ध्यान से, तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा इसको भाई, इनिशियली तो यही था ना मेरे पास। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हुआ है, मेल्टिंग हुई है। डेल क्यू को मैंने इंटीग्रेट कर किया तो मेरे पास क्यू मिला, और क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, mL/T। यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, समझ में आया। तो L1 क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, समझ में आया, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। दूसरा क्या है, फ्रीजिंग। अब सॉलिड से लिक्विड जब हम बनाते हैं, जैसे वाटर जो होता है ना, वाटर को हम क्या कर सकते हैं, आइस में बना सकते हैं, यानी लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। तो उस केस में हीट रिलीज होगी, समझ में आया। अब लिक्विड है, आप लिक्विड में से हीट निकाल दो, एनर्जी हम निकाल देंगे। लिक्विड में से एनर्जी निकाल दो, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा कि वो सॉलिड बन जाएगा। अब वाटर में से एनर्जी निकाल दो, वाटर में से जब आप एनर्जी रिलीज कर दोगे या हीट रिलीज कर दोगे, तो वाटर क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, समझ में आया। तो जब हीट रिलीज करेगा सिर्फ वाटर या कोई भी सिस्टम रहेगा, तो देखो माइनस आएगा हमारे पास, तो -L1/T आ जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही हम इसको बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग और फ्रीजिंग से ही होता है, समझ में आया। तो ये हम ऐसे यहाँ पे फेज चेंज में एंट्रोपी निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो ये अभी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर ही हो रहा है हमारा। अब यदि हम लिक्विड से वेपर बनाए, ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड से किस में चला जाए, वेपर में चला जाए, समझ में। अब देखो, तो जैसे वेपराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, है ना, या वेपर से लिक्विड, वो भी हम समझेंगे। तो पहले जब मैं लिक्विड को वेपर बना दूंगा, तो देखो जब लिक्विड वेपर में बना, ठीक है, तो जैसे हमारे पास वाटर होता है, तो वाटर किस में, गैसेस स्टेट में चला जाता है, वेपर में बदल जाता है, कब, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, समझ में। तो हमारे पास वही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है T, और डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट है मेरे पास, है ना, ये हमने जाना है। तो ये मान लो क्या हो जाएगा, mL/T। तो m इज द अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और L क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन, तो mL/T आ जाएगा, ठीक है। अब यदि उल्टा कर ले, वेपर से लिक्विड बनाना हो, तो यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, समझ में आया। तो वेपर से क्या बना देंगे, हम लिक्विड बना देंगे, तो यानी कंडेंस्ड कर देंगे, ठीक है। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, अब देखो जब हम वेपर से लिक्विड बनाएंगे ना, तो हमें सिस्टम में से एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए देखो क्या आएगा, -mL/T आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो mLV/T भी लिख सकते थे, इसको -mLV/T भी लिख सकते थे। L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, समझ में आई चीज़ें। तो ये है। तीसरा हमारे पास फेज ट्रांजिशन में क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऑफ आइस मैंने लिया है, बेस्ट एग्जांपल है। जैसे सॉलिड से हम क्या बना दे, गैस, समझ में आया। तो जब सॉलिड से गैस बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या हमारे पास एंट्रोपी चेंज होगा, वो हमें निकालना है। अब देखो दो चीज़ें हैं, समझना। ऐसे बहुत से सब्सटेंस होते हैं जो सीधा ही किस में बदल जाते हैं, सॉलिड से सीधा एनर्जी देने के बाद उनको आप एनर्जी दो तो किस में बदल जाएंगे, सीधा गैस में।
कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड को हम क्या देंगे, एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देंगे तो पहले लिक्विड में बदलेंगे और फिर उसके बाद गैस में बदलेंगे। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? तो ये होता है, तो ये सब्लिमेशन ही है। समझ में आया? कुछ एनर्जी दी तो ये लिक्विड क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट हो गई, सीधा गैस में बदल गए, और सॉलिड को एनर्जी दी हमने तो देखा वो लिक्विड बदल रहा है और फिर जाके फिर गैस में बदल गया। ठीक है ना? समझ में आया? तो हम यहाँ आइस की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो आइस ले लेते हैं। तो मान लो हमारे पास मास कितना है इसका, m ग्राम ऑफ आइस है। तो पहले तो आइस पानी में बदलेगी, आइस सीधा वेपर में तो बदलती नहीं है ना? तो आइस जो है, सब्लिमेशन ऑफ आइस में क्या होगा, आइस सॉलिड है तो पहले लिक्विड बनेगी फिर गैस बनेगी या वेपर स्टेट में जाएगी। तो मान लो मास हमारे पास आइस का m है, तो मेल्ट करेगी, तो T1 टेम्परेचर पर मान लो मेल्ट कर गई। तो वैसे तो हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट कर जाती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ फेज बदल गया उसका, है ना? समझ में आया? तो एंड लेट L1 बी द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, L2 बी द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम। समझ में आया? तो T1 टेम्परेचर पर जो था आइस किस में बदल गई, वाटर में बदल गई, और फिर T2 टेम्परेचर पर किस में बदल गई, वेपर में बदल गई। समझ में आया? तो ये है, तो कहने का मतलब सीधा है, हम एंट्रोपी चेंज कैसे लिखेंगे, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एट T1, तो ml1/T1 आ जाएगा हमारे पास, सिंपल है। T1 टेम्परेचर पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइस मेल्ट हो गई, तो ये तो एंट्रोपी चेंज आ गया। अब देखो, अब आइस जो थी वो किस में बदली, वो वाटर में तो बदली। अच्छा, अब वाटर कब बदलती है, जनरली 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बदलती है, यानी कुछ T टेम्परेचर होता है। अब ये यहाँ पर T1 टेम्परेचर पर बदल गई। अब इस नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जब आइस वाटर में बदली तो वो जो वाटर है ना, वो T1 टेम्परेचर से कहाँ जाएगा, T2 टेम्परेचर पर जाएगा, है ना? और T2 टेम्परेचर पे जाके उसमें वेपर में बदलता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, से कहाँ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तब जाके। अभी ये एग्जांपल मेरे पास ऐसे है, मान लो मेरे पास ये आइस है, तो आइस का टेम्परेचर T1 था, तो वो किस में बदल गई, वाटर में बदल गई, तो उसके लिए एंट्रोपी हमने लिख ली। अब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी। समझ में आया? तो ये अब T1 से T2 टेम्परेचर के बीच में जो एंट्रोपी निकलेगी वो हम निकालेंगे। फिर 100 डिग्री सेल्सियस से फिर किस में जाएगी, वेपर स्टेट में जाएगी, वो हमें एंट्रोपी निकालनी है। ठीक है, तो अभी वही है, देखो एंट्रोपी चेंज क्या होगा इस प्रोसेस में, तो T1 से T2 डेल Q अपॉन T। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, तो हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, 1/m डेल Q अपॉन में dt, ये हमारे पास आता है। तो मैं यहाँ पे डेल Q को क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू CM dt लिख सकता हूँ। ठीक है, वही लिखा मैंने यहाँ पे, तो MC हो गया। अब देखो मास कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिखेंगे, वो बाहर आ गया, तो 1/T का देखो log T होता है, और ये T2 अपॉन में T1 है, तो सिंपल हमारे पास यही आ गया। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल इंटीग्रेशन था। अब T2 पे वाटर आ गया, वो वाटर T2 पे स्टीम में बदल जाएगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम में बदल जाता है। तो इसी पे मान लो ये क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है T2, तो ये आ जाएगा डेल S3 ml2 अपॉन में T2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। समझ में आया? तो काफ़ी देखो सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो जो मैं एक एग्जाम्पल भी इस पर करवाऊँगा तो आपको आसान हो जाएगा। तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज आएगा सिस्टम का, आइस किस पे, T1 टेम्परेचर पे थी, है ना, और T2 टेम्परेचर पर स्टीम में बदल गई, तो हम तीनों को जोड़ देंगे, डेल S1 डेल S2 डेल S3, तो ये हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस गिव्स एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम दैट इज फॉर द सब्लिमेशन ऑफ आइस ओनली। समझ में आया इतनी चीज़ें, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, तो यहाँ पे ना जो जनरली T1 टेम्परेचर है वो एक तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस की तरह ही काम कर रहा है ना? समझ में आया? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या निकाला, डेल S1, क्योंकि इस स्टेज पर क्या था, आइस जो है किस में बदली थी, वाटर में। समझ में आया? फिर हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गया, उसमें हमने डेल S2 निकाला, ये मेरे लिए मान लो T1 है, ये मेरे लिए मान लो T2 है। तो यहाँ पर जो था वाटर था, है ना, वाटर किस में बदला, वाटर से वेपर तक गया, है ना, समझ में आया? और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही तो वो पूरा वेपर में बदल गया था, है ना? समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये मेरा T2 टेम्परेचर पर ही हुआ है ना, ये जो T1 से T2 टेम्परेचर के बीच में तक मैं ये स्टेज लिख गया। ठीक है, अब देखो बात करते हैं चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर अकम्पनिंग चेंज इन टेम्परेचर। अब कोई फेज नहीं बदल रहा है, फेज का कोई, समझ में आइस टू वाटर या लिक्विड टू गैस, कुछ नहीं बदल रहा है। तो ये बहुत सिंपल है ना, वही है। देखो अब मान लो
ये जैसे ग्राफ समझ सकते हैं, एक स्टेज होगी ए, एक स्टेज होगी बी। S1 एंट्रोपी है T1 टेम्परेचर पर, अब कुछ एनर्जी गेन की उसने, उसकी स्टेट बदल गई, वो बी पर पहुंच गया, वहाँ पर T2 टेम्परेचर था और एंट्रोपी S2 थी। तो ये हमें चेंज निकालना है कितना आएगा। तो सपोज डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने दी mc/dt आएगा, ठीक है ना, समझ में। ये वैसे ही है जैसे वाटर जो था ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर था और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी तो वाटर ही था। तो ये वही स्टेज है एक तरीके से हम देखें तो देखो चेंज कितना आएगा मेरे पास। तो ये T1 से T2 डेल क्यू अपॉन में T, डेल क्यू को क्या लिखा mc/dt, mc बाहर ले लिया तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उस सब्सटेंस की, ठीक है। मास मान लो सब्सटेंस का m है, इट इज़ हीटेड, मतलब हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू टेम्परेचर T2, C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, समझ में। अब देखो, अब ये हमने लिख लिया इफ़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब यहाँ तो हमने C को बाहर ले लिया था क्योंकि C हमने कांस्टेंट मानना था। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आपको दे एग्जाम में आप कि वो कह दे C तो ये है टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो उस केस में ना हम क्या करेंगे, हम C को बाहर नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है। अब देखो जैसे हम उस केस में क्या करेंगे, देखो m बाहर रखा, मैंने C अंदर ही रखा, तो C की वैल्यू सपोज ये दे दे, टेम्परेचर पर डिपेंड करिए, लेट अस अज्यूम इट। तो देखो मैंने क्या लिख लिया C, है ना, और ये मेरे पास dt रखा, m बाहर रखा, ठीक है। तो मेरे पास में क्या है, देखो यही तो है m T1 से T2, ठीक है। ये मेरे पास a अपॉन में T प्लस के b, मैंने ना इसको डिवाइड कर दिया, और ये dt है ना, यहाँ देखो T से T कट जाएगा, समझ में। तो वही है, अब गौर से यदि आप देखो a कांस्टेंट हो गया, कोई m में आ गए, तो 1 अपॉन T का डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो ये T2 अपॉन में T1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर b बचेगा, b बाहर ले लो, है ना, फिर dt का डिफ्रेंशिएशन T यानी T2 माइनस के T1। तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो मेरे पास ये आ सकता है, मतलब को डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके काफ़ी कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे यदि थोड़ा बहुत भी डाउट है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो इंक्रीज पूछ रहा है कितना होगा एंट्रोपी में, यानी चेंज ही तो पूछ रहा है एंट्रोपी में कितना आएगा। जब हमारे पास 50 किलोग्राम ऑफ आइस, तो मास हमें कितना दे रखा है 50 किलोग्राम, ग्राम दे रखा है आइस, -10 डिग्री सेल्सियस पर है। कौन है, आइस। तो आइस है इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, तो आइस किस में बदल गया, स्टीम में, एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कैच है ना, अब समझ जाओगे। तो गिवन क्या क्या हमें देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दे रखा है। अब हमारे पास जो आइस है ना, आइस, ठीक है ना, ये -10 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 0 डिग्री सेल्सियस तक आइस ही रहेगा, समझ में आ गई मेरी बात, है ना। और ठीक है, वाटर कब बनेगा, ये फेज ट्रांजिशन देखो, वाटर कब बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बनेगा, ठीक है, समझ में आया, ये हो गया। अब ये वाटर जो है कब तक रहेगा, ये 0 डिग्री से यहाँ ट्रांजिशन होगा, फेज बदल गया। देखो यहाँ पे तो टेम्परेचर जो है मेरा कांस्टेंट रहा, है ना, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा। अब वाटर कब तक रहेगा, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक ये वाटर रहेगा, ठीक है। अच्छा अब स्टीम में कब बदलेगा, भाप में कब बदलेगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया मैंने किस तरीके से इसको तोड़ा। तो हम हर एक स्टेप में अब निकाल सकते हैं। तो देखो आइस जो था हीटिंग होगी क्योंकि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक वो आइस ही रहेगा। तो हम तो सिंपल डेल एस कितना लिखेंगे हम, तो डेल एस हमारे पास देखो mc बाहर आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस लिखेंगे, है ना, और ये T1 अपॉन में T2 टेम्परेचर और ये dt अपॉन में dt, ये जैसे हमने भी पढ़ा है। तो देखो केल्विन में हम लेते हैं, तो -10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 263 और 0 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 273, है ना। हम क्या कर चाहते हैं 273 प्लस करते हैं, यदि आपको ध्यान हो, है ना। यदि मुझे केल्विन में चाहिए तो आप सेल्सियस में क्या करो 273 जोड़ दो। अब देखो ध्यान से, अब देखो मास कितना दे रखा 50 ग्राम, इसको मैंने किलोग्राम में बदला 10⁻⁻3, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ये रहा, है ना, ऐसा यूनिट में दे रखा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ले लिया मैंने क्योंकि हम आइस की बात करें। और लोग T2 अपॉन में T1, देखो T2 अपॉन में T1 मैंने लिख लिया, है ना, लोगरिथमिक। अब सारा बस ये क्या है कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना, और ये मेरे पास डेल एस बना जाएगा, ठीक है। अब स्पून फीडिंग तो देखो हो नहीं सकती, अब बच्चे तो हो नहीं दो दिन के कि आपको बेसिक सी कैलकुलेशन में बताऊंगा। तो ये मेरा मेन काम है आपको कंसेप्ट समझाना, ठीक है। तो
हम यहाँ से एंट्रोपी में चेंज हमने निकाल लिया। अब वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो मेल्टिंग ऑफ आइस होगा ना एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया कहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखो ये जो आइस बना है मतलब मेल्ट हुआ है ना, कौन मेल्ट हुआ है, आइस मेल्ट हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो कांस्टेंट टेम्परेचर ही तो है, तो देखो एंट्रोपी क्या लिखूंगा ml/T। तो मास कितना है 15 × 10⁻³ अब देखो लेटेंट हीट हमें आइस दे रखा, क्या दे रखा, लेटेंट हीट ऑफ आइस ये रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ आइस लिख लेंगे हम 3.35 × 10⁵। टेम्परेचर हम कितना लिखेंगे 0 डिग्री में 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में 273 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया, समझ में आया। अब आइस तो पानी तो बन गया, अब वाटर बना, अब मेल्टिंग ऑफ आइस तो हो गया। अब जो वाटर है ना 0 डिग्री सेल्सियस से हम 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे। तो देखो सेम कंसेप्ट हमने लगाया 273 से 373 मास ले लिया। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लिख लिया जो हमें गिवन है, और ये हमारे पास लोग का वैल्यू हो गया है ना, log 10 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ΔS3 आ गया। अब वेपराइजेशन, अब 100 डिग्री पर क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। अब देखो वेपराइजेशन होगा, ठीक है। तो सब कुछ हमें दे रखा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हमें दे रखा था, तो हम आसानी से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो जो टोटल इंक्रीज आएगा एंट्रोपी में, तो मैं सभी को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये मैं अपना निकाल सकता हूँ, मेरे पास टोटल चेंज आ जाएगा एंट्रोपी में। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो है ये यहाँ ध्यान रखो, यदि मेरे पास आइस पहले से ही 0 डिग्री सेल्सियस पे दे रखता तो मेरे को ये प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस दे रखी है तो यानी वो मेल्ट होगी, तो मेरे पास सिंपली B और C और D प्रोसेस ही होते, तीनों को मैं निकाल सकता था जोड़ के, मेरे पास टोटल इंक्रीज इन एंट्रोपी आ जाता, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।